तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे अप्रूव पेंशन फंड तक। अब अगला हमारे पास एक क्रेडिट है, दैट इज टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन, सेक्शन 64D। देखिए ये टैक्स क्रेडिट आपको मिला करता है उन बिजनेसमैन के लिए जिनका काम ट्रेडिंग का है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है टायर 1, कुछ लोग इसको टीयर 1 भी बोलते हैं, कुछ इसको टायर 1 भी बोलते हैं। टायर 1 का मतलब बेटा आप लोग सेल्स टैक्स एक्ट में जाके पढ़ेंगे, इसकी बकायदा एक डेफिनेशन है, बकायदा इसका क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया की तरफ मैं नहीं जा रहा। उसमें एरिया का हिसाब होता है कि 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का एरिया किसी की शॉप है, या किसी एयर कंडीशनर जो प्लाजा के अंदर उसकी शॉप है, या उसका वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह इशू करता है, कंप्यूटराइज उसके पास वो रिसीट्स वगैरह इशू करता है। तो वो तमाम सिचुएशन, वो तमाम चीज़ें क्राइटेरिया इसकी बनती हैं, तो फिर वो टायर 1 की कैटेगरी में आता है। नॉर्मली लॉ आपको ये कहता है, सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स रूल्स 2006 के अंदर ये मेंशन्ड है कि जो भी टायर 1 का रिटेलर होगा, मतलब ये समझ लीजिए कि बड़ा रिटेलर जैसे कि सेंटोरस के अंदर जो शॉप्स हैं वो सारी के सारी टायर 1 की कैटेगरी में आती हैं। गवर्नमेंट जिनका एक प्रॉपर चेन ऑफ स्टोर्स है, ये टायर 1 की कैटेगरी में आते हैं। कहते हैं जनाब अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा जो कि ऐसा बिजनेस जो कि टायर 1 की कैटेगरी में आता है, उसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब पॉइंट ऑफ सेल मशीन है क्या? इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल मशीन का मतलब यह है कि आपकी एक ऐसी डिवाइस, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि FBR के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ही आप उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे, आप अपने सिस्टम में उसको रिकॉर्ड करोगे, उसी टाइम आपका जो सेल्स टैक्स है वो FBR के पास सबमिट हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी अच्छे कैश एंड कैरी पे जाइए और वहाँ पे जाके कोई चीज़ परचेज कीजिए, वो प्रोडक्ट स्कैन करेगा, ठीक है, और आपको एक रिसीट देगा, और उस रिसीट के नीचे एंड पे देखेंगे तो POS लिखा होगा, वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बेसिकली वो सारा कुछ लगा हुआ है। उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बिजनेसमैन, जो बंदे, जो ऑनर्स अपने बिजनेस में पॉइंट ऑफ सेल मशीनरी इंटीग्रेट करवाते हैं, उनको हम लोग टैक्स क्रेडिट देंगे। और टैक्स क्रेडिट कितना देंगे? उन्होंने कहा जनाब हम टैक्स क्रेडिट को उनको देंगे 150,000 पर मशीन। अगर एक मशीन लगी है तो 1,50,000 रुपये, अगर 2 लगी हैं तो 3 लाख रुपये, ठीक है। इसी तरह से 3 लगी हैं तो 4,50,000। 150,000 पर मशीन और एक्चुअल कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन पॉइंट ऑफ सेल मशीन विच एवर इज लोअर, ठीक है। एक्चुअल में जितना खर्चा आया या 150,000 विच एवर इज लोअर, इतना आपको क्रेडिट मिलेगा। गॉट इट? तो सेक्शन 64D आपको क्या बताता है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा। कितना क्रेडिट मिलेगा जनाब? 150,000 पर मशीन और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। अच्छा जी, ये सारी की सारी बातें वो वही जो मैंने आपको बताई हैं, वही यहाँ पे बातें हमने की हैं। अच्छा, अब इसके बाद सेक्शन 65 के अंदर कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस आपके टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग मौजूद हैं। हम यहाँ भी कहते हैं कि आपके पास बेटा जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, ना तो ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं, ना तो ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और ना ही ये मतलब आप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा इनकम टैक्स जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो जोन से क्रेडिट्स मुझे मिल सकते हैं वो मुझे क्रेडिट मिले। मिसाल के तौर पर मेरा टैक्स बना 5 लाख रुपए और मेरे क्रेडिट मिल गए 6 लाख रुपए। अब अगले साल मैं 1 लाख रुपए जो इजाफी क्रेडिट है, अगले साल इसको मैं यूज नहीं कर सकता, वो मेरे लिए वेस्ट है। और ना ही मैं अपने किसी दोस्त और अपने भाई को कह सकता हूँ कि भाई तुम अय्याशी करो, लो 1 लाख रुपए का क्रेडिट तुम मेरे से ले लो, ये वाला सीन नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा पार्टनरशिप के अंदर मेंबर है या पार्टनर है, मेंबर या पार्टनर एक ही बात है, किसी पार्टनरशिप का हिस्सा है, तो उसके साथ वो अपने जो एक्सेसिव जो क्रेडिट है उसके साथ वो क्या सलूक कर सकते हैं, या पार्टनरशिप के साथ उसका क्या सलूक हो सकता है। देखिएगा, वेयर द अबव मेंशन्ड टैक्स क्रेडिट्स आर अलाउड टू अ पर्सन हु इज आल्सो अ मेंबर ऑफ एन AOP who is chargeable to tax under section 92 subsection 1, यानी कि AOP का बेसिकली वो बता रहा है, the amount of taxable income shall include the share of person profit of AOP which is otherwise exempt, and tax payable shall be an amount payable on taxable income including share in the profit of AOP। ये जो बेटा पैराग्राफ है सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 आपको ये बताता है
कि अगर कोई बंदा पार्टनरशिप का हिस्सा है, ठीक है, उसको पार्टनरशिप की तरफ से कोई शेयर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं CCC का पार्टनर हूँ, क्रेडिबल्स कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी का, मैं अपनी फर्म का पार्टनर हूँ। अब मेरी एक इनकम कॉलेज से भी जनरेट हो रही है, एक इनकम जो मुझे प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो मेरी फर्म से भी मिलता है, उसके अलावा मैं एक दो काम मजीद अपने सरंजाम देता हूँ, वहाँ से मुझे इनकम मिलती है। अब ये सारी के सारी जो मेरी इनकम्स इकट्ठी होती हैं, मैंने अपनी उन इनकम्स के ऊपर टैक्स पे करना होता है। अब लॉ कहता है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप का हिस्सा है, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस भी करता हूँ असले का, मेरे कॉलेज में भी मतलब यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता हूँ, उसके अलावा इंटरनेशनली, उसके अलावा मैं CCC का यानी कि क्रेडिबल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी का मैं पार्टनर भी हूँ, वहाँ से मुझे शेयर मिलता है। अब ये तीनों के तीनों इनकम मेरी टैक्सेबल इनकम है, इनके ऊपर मैं अपना टैक्स पे करता हूँ एज इंडिविजुअल। जो मेरी CCC से मिलने वाली इनकम है वो पार्टनरशिप की इनकम है, और वो पार्टनरशिप अपना टैक्स पे करती है अलग से। टैक्स पे करने के बाद जो हिस्सा बचता है वो तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो मुझे हिस्सा मिलेगा उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है। सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 आपको ये बताता है कि जनाब अगर कोई बंदा पार्टनर है तो उसकी इनकम जो होगी उसके अंदर पार्टनरशिप का शेयर आपने ऐड नहीं करना, आपने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनरशिप के ऊपर आप टैक्स पे कर चुके हैं। लेकिन आप उसको सिर्फ ऐड इस वजह से कर रहे हो कि आपका टैक्स पर्पस के लिए कि आप एक नया रेट जनरेट करोगे। वो कैसे जनरेट करोगे, जब मैं आप लोगों को AOP पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह उस टाइम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो AOP से मिलने वाला शेयर किसी इंडिविजुअल की इनकम के अंदर ऐड सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपका एक नया रेट जनरेट किया जा सके, ठीक है। अदरवाइज वो एग्जम्प्ट होता है। जो लाइन के ऊपर लिखी है ना, विच इज अदरवाइज एग्जम्प्ट, यहाँ भी उसकी बात कर रहे हैं। उसके ऊपर क्योंकि पार्टनरशिप ने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ है, आपको दोबारा उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। इनकम हमारी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हम उसके ऊपर ऑलरेडी वहां पे टैक्स पे कर चुके हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ओके, तो डबल टैक्सेशन ही हम करेंगे। अच्छा, अब नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, कहता है जनाब इफ एनी क्रेडिट एज मेंशन्ड अबव इज नॉट फुली क्रेडिटेड ड्यू टू क्रेडिट बीइंग इन एक्सेस ऑफ टैक्स पेएबल, यानी कि आपका जो क्रेडिट था वो ज्यादा था और टैक्स पेएबल आपका कम था, एक्सेसिव में था, तो क्या होगा, द एक्सेस अमाउंट शैल नॉट बी रिफंडेड कैरी फॉरवर्ड टू अ सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर और कैरी बैक टू अ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। ना ही वो आपको रिफंड होगा, ना ही वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, और ना ही वो पिछले सालों में कहीं पे एडजस्ट हो सकता है, जो भी एक्सेसिव टैक्स क्रेडिट होगा। आखिरी लाइन देखिए, आखिरी पैरा, हाउएवर इफ द पर्सन इज द मेंबर ऑफ एन AOP, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का वो मेंबर है, हिस्सा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट विच कैन नॉट बी अप्लाइड एज अबव बाय द मेंबर, यानी कि अगर जो पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मेरे टैक्स क्रेडिट ज्यादा हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, कैन बी क्लेम्ड बाय द AOP एसोसिएशन ऑफ विच ही इज मेंबर in the same year. For this purpose a copy of written agreement between the member and the association shall be furnished along with the return of association। मतलब कि मैं अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर हूं, मेरा टैक्स बनता है 5 लाख, मेरे टैक्स क्रेडिट्स बनते हैं 6 लाख, तो 1 लाख रुपए के मेरे टैक्स क्रेडिट ज्यादा हैं मेरी टैक्स लायबिलिटी से। ना मुझे ये रिफंड होंगे, ना ही मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, और ना ही ये कैरी बैक होंगे, ओके, ना ही मैं किसी को दे सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी AOP का हिस्सा हूं तो मैं अपनी फर्म को अपना क्रेडिट अलाउ कर सकता हूं कि 5 लाख रुपए का जो मेरा टैक्स था वो तो खत्म हो चुका है, अब 1 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट ज्यादा है मेरे पास, इसको क्या कर लो आप AOP भाई, आप इसको अपने साथ एडजस्ट करवा लो। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक रिटर्न एग्रीमेंट, और जैसे ही मैं AOP की रिटर्न फाइल करूंगा उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? ठीक है। जब अगर मेरा कोई 1 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट ज्यादा है तो फिर वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं CCC को वो टैक्स क्रेडिट अलाउ कर सकता हूँ। सिर्फ आपको मिलेगा या दोनों पार्टनर जो होंगे? नहीं, देखिए AOP एसोसिएशन पर्सन ने अपना अलग से, वो एक अलग पर्सन है, 3 पर्सन है ना बेसिकली, हम जो पढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल है, एक AOP है और एक कंपनी है। मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अपना टैक्स अलग से पे करूंगा, AOP जो पार्टनरशिप है वो अपना टैक्स अलग से पे करेगी, जो बिजनेस है पार्टनरशिप का, ठीक है।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल, एक पार्टनर जो इंडिविजुअली अपना टैक्स पे कर रहा है और उसके पास टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है टैक्स पेएबल से, तो वो अपना टैक्स क्रेडिट जो ज़्यादा है, एक्सेसिव जो है, वो एओपी यानी कि पार्टनरशिप को दे सकता है। ठीक है, और पार्टनरशिप जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रही होगी तो उसका जितना भी टैक्स बनेगा वो उसमें से उसको एडजस्ट करवा देगा। गॉट इट? अगर सर हमारे पास टैक्स क्रेडिट टैक्स पेबल से ज़्यादा है, अभी हम किसी पार्टनरशिप में नहीं है, आप खुद पार्टनरशिप में अभी जाकर ज्वाइन कर देंगे रिटर्न फाइल करने से पहले अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं दैट्स फाइन। बाद में। जी सर जी। फर्स्ट वाला पॉइंट ये पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगा जब एओपी पढ़ाऊंगा, दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा की प्रॉब्लम? अभी तक हमने पॉइंट ऑफ सेल पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा जनाब? मिसलेनियस प्रोविजंस। अच्छा, अब बेटा टैक्स क्रेडिट में बात करता हूँ। ये वो टैक्स क्रेडिट्स हैं जिनको आप थ्योरी कह सकते हैं कि जो टैक्स के पेपर में थ्योरेटिकल पोर्शन आ सकता है, उस पोर्शन के अंदर ये चीज़ एक मौजूद है। ठीक है, और वो चीज़ आपके पास क्या है जी? यहाँ पे देख लीजिए, टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल फॉर टैक्स ईयर 2023। ये वो बेटा टैक्स क्रेडिट्स हैं जो स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये थ्योरेटिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकली अभी तक ना इससे पूछा गया है और ना ही मेरा ख्याल है कि इस लेवल पे पूछा जाएगा। थ्योरेटिकली इसके बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है जी जी, इन क्रेडिट्स के जिनकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाले ऊपर वाले सारे पूछे गए हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर आएंगे। जब आप लोगों के इंडिविजुअल के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह, तो वहां पे मौजूद होंगे वो। ये वाले जो है ये अलग से आपसे समझ लीजिए कि थ्योरेटिकली आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जनाब कौन से ऐसे क्रेडिट्स हैं जो कि 100% माफ हैं, 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। तो पहला क्रेडिट जनाब टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन, सेक्शन 65F। सेक्शन 65F ये कहता है कि जनाब अगर किसी बंदे का कोई सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन रही है कुछ स्पेसिफिक बंदों की, तो लॉ कहते हैं जनाब उन स्पेसिफिक बंदों को तमाम की तमाम टैक्स लायबिलिटी के इवज क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी उनकी खत्म हो जाएगी। किसी बंदे का 2 लाख टैक्स बन रहा है तो उसको 2 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। किसी बंदे का 3 लाख रुपए टैक्स बन रहा है तो उसको 3 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट दे दिया, मतलब उससे किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। किस बंदे से? ये सर्टेन बंदे देखिएगा कौन कौन से बंदे जनाब, 2 किस्म के लोग बता दिए गए। नंबर 1, persons engaged in coal mining project in sin supplying coal exclusively to power generation projects। ऐसे बंदे जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर उसके साथ लिंक होते हैं, जिनका काम पावर जनरेट करना है, ठीक है, कोल सप्लाई करना है और वो कोल माइनिंग में काम करते हैं। अगर उनका किसी किस्म का कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो लोग कहते हैं जनाब उनको तमाम किस्म की टैक्स लायबिलिटी उनकी क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। जितना टैक्स होगा उतना ही क्रेडिट मिल जाएगा उनको। नहीं, सिर्फ इस काम से, मतलब सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग। अगर उनका कोई और भी बिजनेस है, कोई और भी इनकम है, सारी की सारी अभी आपको पढ़ाते हैं ना सारा, बल्कि शुरू से पढ़ लेते। देखिए इनकम ऑफ द फॉलोइंग टैक्स पेयर्स। इनकम का मतलब क्या है जी? इनकम ऑफ द फॉलोइंग टैक्स पेयर्स shall be allowed a tax credit equal to 100% of the tax payable। कितना टैक्स क्रेडिट होगा जनाब उनका? 100% ऑफ टैक्स पेएबल, इतना क्रेडिट उनको मिल जाएगा। और कौन सा? हमने कहा था कि क्रेडिट मिला करते हैं एनटीआर के ऊपर, याद है ना? यस। तो क्या इसमें भी सिर्फ एनटीआर वाले? कहते नहीं भाई साहब, देखिए इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स एंड फाइनल टैक्सेस, एफटीआर, एसटीआर, एमटीआर, सारे के सारे टैक्स। ठीक है जी। अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन या लिमिटेशंस। ये जनाब 2 लोग हैं। कौन से लोग हैं जनाब? ये 2 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, पर्सन्स इंगेज्ड इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिन सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिवली टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। नंबर 2, a startup as defined in clause 62A of section 2 for the tax year in which the startup is certified by Pakistan Software Export Board and for the following 2 years। मतलब यह है कि जनाब ऐसे बिजनेसेस सेटअप, मतलब ऐसा बिजनेस जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हो, सर्टिफाइड हो,
ठीक है, जो नया नया बने या जिसको बने हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो गए, 2 साल तक उस बंदे को क्या मिलेगा, उस बंदे को क्रेडिट मिलेगा 100%। ये बेसिकली आईटी को प्रमोट करने के लिए और कोल माइनिंग को प्रमोट करने के लिए ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। सही, जो फर्स्ट वाला है वो उस वक्त तक उसे क्रेडिट मिलेगा जब तक वो एंगेज्ड है कोल माइनिंग के बिजनेस में। रिटायरमेंट के बाद जी, रिटायरमेंट के बाद उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरा कौन सा जनाब, आईटी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से क्या हो, सर्टिफाइड हो, और उनको वहां से मतलब वो सप्लाई करते हो, एक्सपोर्ट करते हो सॉफ्टवेयर वगैरह को, ठीक है, और उनको 2 साल हो गए, एंड फॉर द फॉलोइंग 2 इयर्स, जिस साल को उन्होंने स्टार्टअप लिया और अगले 2 साल तक उनको क्या मिलता रहेगा, उनको टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा कितना, 100%। जी So ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध, सिर्फ सिंध के नहीं, सिंध सप्लाइंग कोल, ये बेसिकली आपका जितना भी कोयला है ना वो सिंध के अंदर है। 90% जो आपके कोल के जो रिजर्व्स हैं वो सिंध के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया सिंध सप्लाइंग कोल। चेयर थोड़ी साफ कर लियो भाई, ये खाली इधर आ जाओ। जी बेटा, ओके। जो आईटी कंपनी का नाम लिखा है, जी जी, वो जो आईटी कंपनी जानता है उसको ये सारी यानी जो आईटी जो स्टार्टअप है जिसने बिजनेस स्टार्ट की है, जो ऑनर है उसको, जी 2 साल मिलेगा, 2 साल के बाद में उसको मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। जी बेटा, ओके। नहीं भाई, हाँ जी, इंगेज का मतलब ये है कि सारे के सारे लोग जो स्पाई वाले रिटर्न जमा नहीं करवाते भाई। सर वो नहीं आम सप्लाई नहीं सर, मतलब माइनिंग की सप्लाई मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मुझे पता आपने क्यों लगा भाई, बस कर। ओके जी, प्लीज देखिएगा। अच्छा जी, अब आपने कहा कि जनाब ये 2 किस्म के लोग हैं, इनको हम लोग 100% टैक्स क्रेडिट देंगे। जितनी भी उनकी लायबिलिटी बनी एनटीआर से, एमटीआर से, एसटीआर से, एफटीआर से, जितनी भी उनकी लायबिलिटी बनेगी सारी के सारी माफ। 2 किस्म के लोग, जो बंदे सिंध कोल माइनिंग के अंदर क्या है जनाब इंगेज है, और दूसरा जो कि सर्टिफाइड स्टार्टअप है, जिनका सर्टिफाइड कहाँ से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से। अब इनको ये 100% क्रेडिट किस टाइम पे मिलेगा? कहता जी अगर ये फाइलर हैं तो इनको क्रेडिट मिलेगा। जाहिर बात है ना, अगर अपना इनके ऊपर टैक्स बन रहा है और अगर ये क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं तो दे मस्ट बी फाइलर, इनको अपनी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। अगर रिटर्न जमा करवाते हैं तो हम इनको क्रेडिट दे देंगे। नंबर 2, अगर इनकी अमाउंट से टैक्स विदहोल्ड होना चाहिए था और विदहोल्ड हुआ है, या फिर इनको पेमेंट करते हुए किसी दूसरे बंदे की इनकम जो बन रही है उसमें से टैक्स विदहोल्ड करना चाहिए था और इन्होंने विदहोल्ड किया हुआ है। देखिए टैक्स विदहोल्डिंग का मतलब क्या है, पहले इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। आप लोगों ने हमें दिए पैसे फीस के तौर पर, ठीक है। लेट सपोज आप एक कंपनी है और आप हमें पैसे दे रहे हो, हम कोई सर्विसेज आपको दे रहे हैं। लॉ कहता है कि जब भी कोई कंपनी पेमेंट करे तो उसमें से टैक्स काट के पेमेंट करे। अब हमने सर्विसेज दी, कंपनी ने क्या किया जी, पेमेंट हमें की, लेकिन कंपनी ने कहा कि जनाब इस इनकम के ऊपर इतना टैक्स बनता है, वो टैक्स रेट्स अवेलेबल होते हैं सारे के सारे, उन्होंने जनाब टैक्स काट लिया। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया बनता था, उसने उसमें से 5 रुपये टैक्स काट के बाकी मुझे 95 रुपीज़ दे दिए। मैंने कहा जी मैंने सर्विसेज दी कितने की, 100 रुपये की, इसमें से 5 रुपये विद होल्ड हो चुके हैं। अब उस कंपनी ने क्या किया, टैक्स विद होल्ड कर लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है, और मुझे नेट अमाउंट दे दी। इसी तरह जब मैं कंपनी हूं और मुझे किसी दूसरे बंदे की सर्विसेज चाहिए, तो जब उसको मैं पेमेंट करूंगा तो मैं 100 रुपये की पेमेंट करने के साथ साथ मैं क्या कर लूंगा जी, मैं 5 रुपये का टैक्स विद होल्ड कर लूंगा और उसको 95 रुपीज़ दे दूंगा।
अब वो बंदा मुझे क्या कहेगा कि मैंने सर्विसेज दी थी 100 रुपये की, अब आपने 5 रुपये का टैक्स विद होल्ड कर लिया है। Yes, sir. आपका टैक्स विद होल्ड हो जाए या आप टैक्स विद होल्ड कर लें, अगर ऐसे होना था तो ऐसे हो जाए। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें से टैक्स विद होल्ड करें, अगर आपको पेमेंट हो रही है तो उसमें से टैक्स विद होल्ड हो चुका हो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमने कहा जनाब, जो बंदा टैक्स विद होल्ड करता है वो एफबीआर को एक लिस्ट देगा कि सर मैंने फलां बंदे का इतना टैक्स विद होल्ड किया, ये टैक्स आप मेरे से लें। उसको हम लोग कहते हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट। जो बंदा भी टैक्स विद होल्ड करेगा वो अपनी एक स्टेटमेंट बनाता जाएगा, विद होल्डिंग स्टेटमेंट, और हर साल के बाद एफबीआर उसे स्टेटमेंट लेगा और जितने भी विद होल्डिंग हुई होगी उसके वो पैसे ले लेगा कि कितना टैक्स तुमने आवाम से काटा है, मेरे बिहाफ पे वो टैक्स मुझे वापस कर दो, आप एफबीआर को टैक्स जमा करवा दो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में लिखा होता है। अब लॉ कहता है जनाब, अगर आपने टैक्स विद होल्ड किया है तो आप फिर विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी जमा करवाएं। पहला नाम क्या है, नंबर क्या है जी, 100% टैक्स क्रेडिट के लिए आप रिटर्न जमा करवाएं। नंबर 2, आप टैक्स डिडक्ट करें या डिडक्ट करवाएं। नंबर 3, अगर आप टैक्स डिडक्ट करवाते हैं करते हैं तो आप एक विद होल्डिंग स्टेटमेंट एफबीआर को जमा करवाएं। नंबर 4, अगर आप सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो अपने सेल्स टैक्स की रिटर्न भी जमा करवाएं। ये 4 कंडीशन है जनाब। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उन 2 बंदों को क्या मिलेगा, 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, Yes, sir. मैं आप पूरा जो क्रेडिट है आपके सामने पढ़ता हूँ, अंग्रेजी से पढ़ता हूँ। इनकम ऑफ द फॉलोइंग टैक्स पेयर्स शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स एंड फाइनल टैक्स अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस या लिमिटेशंस। नंबर 8, person engaged in coal mining projects is in supplying coal exclusively to power generation projects. B, a startup as defined in clause 62A of section 2 of for the tax year in which the startup is certified by the Pakistan Software Export Board and for the following 2 years. It may be noted that the above persons, इन 2 बंदों की बात कर रहे हैं, above persons were provided exemption from tax under the second schedule. However, by virtue of section 65F, they are now entitled to tax credit subject to the following condition. उन्होंने कहा जनाब वैसे तो हमने कहा था कि इनको माफ है टैक्स, लेकिन ये कंडीशन अब लगा दी गई है कि ये कंडीशन पूरी होगी तो इनको माफ होगा। वो कंडीशंस कौन सी है? नंबर 1, एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को बंदे क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं। नंबर 2, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड, टैक्स आपका डिडक्ट कर लिया गया या आपने डिडक्ट कर लिया, कलेक्ट कर लिया, has been deducted or collected and deposited in the government treasury, आपने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। नंबर 3, withholding tax statements for the relevant tax year have been filed where the person is a withholding agent। ठीक है जी, अगर उसने टैक्स विथहोल्ड किया हुआ है तो विथहोल्डिंग स्टेटमेंट को गवर्नमेंट को जमा करवाए, फाइल करवाए। और लास्ट में मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड corresponding to the relevant tax year have been filed। अगर वो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है तो मंथली सेल्स टैक्स अपनी वो जमा करवा चुके हैं। ये 4 कंडीशन पूरी होंगी तो इन 2 बंदों को क्या मिलेगा, 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा जी। जो एम्प्लॉय होगा कोल माइनिंग का वो तो सेल्स टैक्स में नहीं होगा रजिस्टर्ड, तो हम बिजनेस की बात करें ना, तो आप कहते हैं इंजीनियर जो भी होगा उसका जी बिल्कुल ऐसे, तो जो यहाँ पे जिनकी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो हो जाएगा जी जी, वही होगा बिल्कुल 3.2 जी जी। ये ये वाला जी जी। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई पेमेंट करनी थी तो आपको टैक्स विद होल्ड करके पेमेंट करनी है, अगर आपको कोई पेमेंट मिलेगी तो टैक्स विद होल्ड होने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। कहता है अगर इस तरह का कुछ पेमेंट है जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करना था या आपने कलेक्ट करना था और वो आप कर चुके हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये कंडीशन आपने फुलफिल कर दी वो एंड पे लिखो डिपॉजिटेड जी। मतलब आपने जाहिर बात है अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है तो फिर आपने गवर्नमेंट को देना, भाई पॉकेट में तो रख लेना, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को आपने दे दिया टैक्स जी। बताइए तो ओके, सेक्शन 65F जी। सेल्स टैक्स होगा, सेल्स टैक्स बेटा आपकी जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है ना, इसी तरह आपके पास एक और सेल्स टैक्स है कि जब आप कोई चीज़ बेचते हैं, देखिए इनकम टैक्स लगता है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, बिजनेस आप कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है आपके राजा भाई, इनकम टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट के ऊपर, जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, जबकि सेल्स टैक्स लगता है कि आपने कितनी चीज़ें बेची हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स एक्ट इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिटेल में इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सेल्स टैक्स ये एक और रेगुलेशन है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये एक और रेगुलेशन,
ओके, इसके ऊपर भी आपने मंथली रिटर्न जमा करवानी होती है, लेकिन इनकम टैक्स में आपने एनुअल रिटर्न जमा करवानी होती है। ठीक है भाई, जब इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको सारा आइडिया हो जाएगा इसका। यहाँ तक मसलन साल पढ़ा। चले आगे देखिएगा जी, सिक्सटी 65G पढ़ने से पहले जरा थोड़ा सा मेरी बात को जरा सुन लीजिएगा। क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं। देखिए भाई, ये भी आपके टैक्स का पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली ये टैक्स का वो पार्ट है, मुझे पता है कि इसको पढ़ के आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये वही हिस्से हैं जिसमें फिर पेपर देते हुए आप रोते हैं कि थ्योरी पता नहीं कहाँ से आ गई है। थ्योरी मैंने तैयार नहीं की थी, सर ने थ्योरी पढ़ाई नहीं थी। लाइट ऑफ होने का इसका कोई लिंक नहीं है भाई। आप जो है वो आपके अंदर सिर्फ आंखें खुली है ना, तो अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो आंखें खुल जाएंगी। यस सर। ठीक है, तो बेहतर है खुद ही खोलने बजाय कोई और खोले। जी जी प्लीज देखिए बेटा, पढ़ने से पहले आप लोगों के साथ 2-3 बातें डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक टर्म यूज होगी ग्रीन फील्ड के नाम से, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, इसका पहले मतलब जरा समझ लीजिए। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री का बेटा मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस, ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप कि जो आपने बिल्कुल नया बनाया हो। अब इसकी कंडीशन क्या क्या है, नया बनाने का मतलब क्या है? नंबर 1 कि जनाब आप किसी ऐसी जगह पे उस बिजनेस को, उस सेटअप को लगाएं जो पहले कभी भी बिजनेस किसी भी कमर्शियल या किसी भी तरीके से यूटिलाइजेशन में नहीं थी, खाली जगह पड़ी हुई थी, आप वहां पे सेटअप लगाएं। इसका मतलब आपने नया सेटअप लगाया। नंबर 2 कि आप जिस जगह पे आपने वो सेटअप लगाया है वो वहां पे आपने किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिल्डिंग या किसी किस्म का रेनोवेशन वगैरह आपने ना किया हो, रीवैम्पिंग वगैरह आप कुछ भी ना करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कहा जनाब एक घर था और इस घर को तोड़ के मैंने नया सेटअप बना लिया, तो तोड़ने का मतलब आपने घर को डिमोलिश कर दिया, बिल्डिंग को आपने क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। कहता जी वो भी हमारे लिए ग्रीन फील्ड नहीं होगी। मतलब बिल्कुल प्योरली एक नई जगह पे आपने बनाना जहाँ पे पहले कुछ भी ना इस्तेमाल में हो कमर्शियली, और ना ही उसको किसी किस्म का वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह डिमोलिश करके रीवैम्पिंग करके आपने सेटअप बनाया। नंबर 3 कहता है जनाब आपके पास वहाँ पे किसी भी किस्म का जो आप बिजनेस बनाने जा रहे हैं वो किसी दूसरे बिजनेस से स्प्लिटिंग अप होके ना बनाओ, अलग होके ना बनाए आप बिजनेस, बिल्कुल ब्रांड न्यू आप बिजनेस बनाए। मतलब आप एक बिजनेस का हिस्सा थे और अब बिजनेस के 2 हिस्से हो चुके हैं, एक बंदे के पास एक बिजनेस है, दूसरे बंदे के पास दूसरा बिजनेस है। अब वो दूसरा बंदा जो है वो नए सिरे से शुरू कर रहा है, तो वो स्प्लिट अप हो चुके हैं भाई, बिल्कुल नया बिजनेस नहीं शुरू हुआ। और नंबर 4 कि जनाब जो मशीनरी, जो टेक्नोलॉजी आप यूज करें पाकिस्तान में वो पहले यूज ना हुई हो। समझ रहे बात को? ये 4 कंडीशन होंगी तो हम क्या कहेंगे आपके क्या जनाब। और लास्टली और वेरी इंपॉर्टेंट कि जनाब इट मस्ट बी अप्रूव बाय द कमीशन। ठीक है, कमिश्नर से इसको अप्रूव होना चाहिए, तो आपके पास ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री कंसीडर की जाएगी। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा क्या हुआ भाई? तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री ऑल ओके? मैं एक दफा पढ़ देता हूँ जी। कहता जी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स a new industrial undertaking which is set up on land which has not previously been utilized for any commercial, industrial or manufacturing activity and is free from constraints imposed by any prior work. Built without demolishing, revamping, renovating, upgrading, remodeling or modifying any existing structure, facility or plant. Not formed by the splitting up or reconstitution of an undertaking already in existence. Using any process or technology that has not earlier been used in Pakistan and is so approved by the Engineering Development Board and is approved by the Commission. ये कौन सा जनाब? ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री होगी, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको लग सकता है। इस डेफिनेशन से ग्रीन फील्ड के ऊपर जरा अगर हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ पे एक डेफिनेशन नजर आ रही होगी एलिजिबल पर्सन की। एलिजिबल पर्सन, हमने कहा जी एलिजिबल पर्सन कौन है? हमारे सेक्शन 65G के लिए, इस पर्पस के लिए एलिजिबल पर्सन कौन है? हमने कहा जनाब दो किस्म के लोग एलिजिबल पर्सन हैं। नंबर 1, ऐसा ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर करती है किस चीज को? रॉ मटेरियल को, ठीक है जी, या किसी भी किस्म के चीजों को फर्दर प्रोसेस करके उसको फाइनल शेप देती है, उसकी ओरिजिनल शेप चेंज करके उसको नई शेप देती है। ऐसी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करती हो, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती हो, या चीज़ों की फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको उसकी ओरिजिनल हालत से चेंज कर देती हो। ठीक है, देखिए एलिजिबल पर्सन मीन्स क्लोज ए, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग engaged in the manufacture of goods or materials or the subjection of goods or materials to any process which substantially changes their original condition। और शिप बिल्डिंग यानी कि जो बैरज जहाज वगैरह बनाते हैं, इनको बनाने वाले जो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज। वैसे ये जो फर्स्ट पॉइंट है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज का, इसमें मतलब सारी इंडस्ट्रीज यही कर रही है, मैन्युफैक्चर ही कर रही है, लेकिन वो ग्रीनफील्ड नहीं है। देखिए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री अगर आप, अच्छा आप ये कहना चाह रही है कि जितनी भी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है सारी की सारी मैन्युफैक्चर करती है, यही आप कहना चाह रही है? इंडस्ट्री बैकग्राउंड मैं एक दफ़ा इनकी बात का आंसर करूँ फिर बारी बारी आपकी बात सुनता हूँ। आप बेटा ये कहना चाहती हैं कि सारी जितनी भी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं? सर बेसिकली इंडस्ट्री कर ही ये काम रही है ना, और उसका कोई काम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसमैन जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। हमने ना जब भी हमारे माइंड में इंडस्ट्री आती ना, हमारे माइंड में सोचिए ज़रा, जब मैं इंडस्ट्री का लफ्ज़ यूज़ करूँगा आपके माइंड में आएगा जनाब धुआं निकल रहा है चिमनियों में से और बेस जनाब साइड पे है और जनाब बड़ा सा एक हॉल है, बंदे बड़े काम कर रहे हैं, यही आपके माइंड में आता है क्योंकि हमने इसी को नाम दिया है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का असल लफ्ज़ इसका जो मतलब है वो ये होता है कि जहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है कि किसी इंडस्ट्री का कोई एक बिजनेसमैन, कोई एक हिस्सा, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे हैं उस इंडस्ट्री के। हम कहते हैं आप ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि इंगेज है आपके मैन्युफैक्चरिंग, किसकी मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स, जो कि चीज़ें बनाती है या रॉ मटेरियल बनाती है जिसको आप फर्दर आप अगले कामों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करती है गुड्स और रॉ मटेरियल के साथ कि प्रोसेसिंग के बाद उसकी ओरिजिनल कंडीशन से उसको चेंज कर देती है टोटली। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल आगे मैं इसको डिनाई भी कर दूंगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, लेकिन समझाने के पर्पज से आपको मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर गंदम, जो फ्लोर मिल्स है, फ्लोर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर एक फ्लोर मिल है जिसका काम क्या है? वो चीज़ें बनाएगी या रॉ मटेरियल बनाएगी या फिर ऐसा काम करेगी कि चीज़ों को रीप्रोसेस करके उसकी ओरिजिनल कंडीशन से उसको चेंज कर देगी। गंदम मिलती है जनाब, गंदम से वो आटा भी बनाते हैं, वो मैदा भी बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, सूजी भी बनाते हैं। ठीक है जी, ओके। किसको एग्जाम्पल चाहिए थी? बिल्कुल ऐसी एग्जांपल बताएं जिसमें ये ग्रीन फील्ड भी और ये जो आपने पॉइंट ये तो मतलब ये मैंने भी क्या आपको बताया, ये अभी कह रहे हैं ना, आप डिनाई कर देंगे। मैं डिनाई करूंगा क्योंकि आगे चलकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के मिलने वाले जो पैसे हैं वो आपके एग्जाम्प्ट होते हैं। मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट एग्जाम्पल यही है कि आपके पास रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन भी, आटा क्या है एक आपके पास? प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ना भाई, हु सेड फिनिश गुड? भाई साहब रॉ मटेरियल हर वो चीज है जो कि आपके पास एज इंग्रेडिएंट यूज की जा सकती है। गंदम क्या है? गंदम भी आपके पास जनाब रॉ मटेरियल है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
आप लोगों भी क्या है, आप लोगों भी रॉ मटेरियल है भाई। सीरियसली आप लोग रॉ मटेरियल, हम आपको यूटिलाइज कर रहे हैं। आप लोग भी रॉ मटेरियल है। आप फिनिश गुड कब बनेंगे? सीए क्वालिफाई करने के बाद। अभी आप प्रोसेसिंग जोन में, हम आपको रगड़ा दे रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम आपके ऊपर। जैसे ही आप नया पीस बन के सामने आएंगे सीए क्वालिफाइड, तो फिर आप बड़े जबरदस्त किस्म के पीस होंगे। कैसे आप कैसे जाहिर बात है भाई, क्योंकि सास की कभी बहू थी। तो जब हम स्टूडेंट थे तो हम भी रॉ मटेरियल थे, अब हम लोग फिनिश गुड है, अब हम बड़े अच्छे पीस हैं। चाहिए तो बताओ। तो जहर को चाहिए। परेशान तुम हो रहे हैं। आगे जी, याद आ जाए। वापस आ जाओ। कमाल का पीस है। कमाल को सर देखना आपको ये पसंद हूँ। किसने कहा सीरियस चलो वापस आ जाओ। यार ना तंग किया करो भाई, इस सेक्शन को मुझे इग्नोर करना पड़ता है, ना तंग किया करो, मेहरबानी करो। सर जी आपकी कसम नहीं करा। मुझे भी जिंदा रहना थोड़े दिन के लिए, मेहरबानी करें। चले वापस आ जाओ, वापस आओ भाई, टाइम नहीं है यार। इधर देखो। तो ऐसे हमने कहा जनाब एलिजिबल पर्सन कौन है? हमने कहा जी ऐसे ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हो किसी गुड्स की, रॉ मटेरियल की, या प्रोसेसिंग करके गुड्स या रॉ मटेरियल को ऐसी शेप देती हो जो कि उसके ओरिजिनल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, या फिर शिप बिल्डिंग करती हो। ठीक है, ये एलिजिबल पर्सन। दूसरा एलिजिबल पर्सन कौन है जनाब? ऐसा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप बाय 30 जून 2023, 30 जून 2023 से पहले पहले सेटअप होने वाले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, यानी कि बिजनेसेस, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ वो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बनाना जिनसे आपको फोन ना आए, जिनका काम वो तमाम प्लांट एंड मशीनरीज बनाना जो सिर्फ और सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेशन जिनका पर्पज हो। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि सोलर सिस्टम बनाती हो। अब सोलर सिस्टम की जो प्लेट्स वगैरह, जारी बात है भाई, किसी ना किसी तो मशीनरी से वो बनती होंगी ना। इसी तरह से विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो, उस तरह के मशीनरी को बनाने वाली जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, और उसको बने हुए अभी 5 साल हुए हैं, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, जिसको बने हुए 5 साल हुए, उसको हम लोग क्या कहेंगे जनाब? ये एलिजिबल पर्सन है। अंग्रेजी पढ़िएगा जरा। एलिजिबल पर्सन मींस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप बाय 30th day of the June 2023 and engaged in the manufacturing of plant, machinery, equipment and items with dedicated use for generation of renewable energy resources, energy from sources like solar and wind for a period of 5 years beginning from the date such industrial undertaking is set up. ऐसी इंडस्ट्री जिसका काम वो तमाम प्लांट एंड मशीनरीज को बनाना जो कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, वो प्लांट एंड मशीनरीज को बनाना, और उनको बनाने के लिए जो भी सेटअप लगाया था उसको लगाया वो भी 5 साल विद इन 5 years। ठीक है, ये 2 किस्म के लोग कौन है? एलिजिबल पर्सन। एक क्या बिल्कुल, लेकिन इसमें गुड्स और रॉ मटेरियल का तस्करा ग्रीन फील्ड के साथ है, इसका ताल्लुक ग्रीन फील्ड के साथ नहीं है कोई भी बिजनेस। ठीक है, इसके बाद एक चीज है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इसके ऊपर देखिए। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मीन्स एन इन्वेस्टमेंट made in purchase and installation of new machinery, building equipment, hardware and software except self-created software and used capital goods। अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीनरी खरीदने में पैसे लगाते हैं, ब्रांड न्यू बिल्डिंग बनाने में खरीदने में पैसे लगाते हैं, या किसी भी ब्रांड न्यू प्लांट या मशीनरी के अंदर आप पैसे लगाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर यानी कि अपना ही जनरेटेड सॉफ्टवेयर या किसी भी किस्म की यूज कैपिटल गुड मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ओके, अभी तक हमने 3 चीजें मेन पढ़ी हैं। नंबर 1 एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब क्या है? ब्रांड न्यू
प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग में, सॉफ्टवेयर में, इक्विपमेंट में पैसा लगाना, उसको कहते हैं क्या? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। दूसरा, एलिजिबल पर्सन, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का ऐसा बंदा जो कि इंगेज है कहाँ पे? गुड्स या रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने में या उनको प्रोसेस करके नई शेप देने में या शिप बिल्डिंग में, या फिर ऐसा बिजनेस जो कि 30 जून 2023 से पहले सेटअप था या सेटअप में आया और उसका काम सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट एंड मशीनरीज बनाना जो कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, और उनको बनाए हुए भी 5 साल हुए। और ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन, ये 3 चीज़ें बेटा हम लोगों ने डिस्कस की। अब असल क्रेडिट की तरफ हम लोग आते हैं कि क्रेडिट है कितना आपके पास। देखिएगा, कहते हैं जनाब सेक्शन 65G फॉर टैक्स क्रेडिट ऑफ 25%। किसका 25% आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का। किसको मिलेगा? मेड बाय एलिजिबल पर्सन। कितना क्रेडिट मिलेगा? 25%। किसका? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का। आपने नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, आप एलिजिबल पर्सन है और आपने नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में 10 लाख रुपए लगाए, तो आपको कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा? 10 लाख का 25%। 25% का मतलब क्या होगा? 10 लाख का 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 25% आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और हमने एक बात डिस्कस की हुई थी कि जितने भी टैक्स क्रेडिट हैं वो ना तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ना ही ट्रांसफर होते हैं, ना ही कैरी बैक किए जाते हैं, ना ही रीपेड होते हैं, रिफंड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 65G वाला क्रेडिट ऐसा है कहता जी अगर आपका ये पूरे साल, इस साल अगर पूरा कैरी मतलब सेटिस्फाई नहीं होता तो आप इसको अगले 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए कहें कि हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर कोई बंदा इस तरह का काम कर रहा है, एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो सारे के सारे क्रेडिट्स माइनस करने के बाद लास्ट में ये वाला क्रेडिट माइनस करवाए, ताकि अगर ये फुलफिल नहीं भी होता, पूरा सेटिस्फाई नहीं भी होता, तो फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हमने कहा जनाब सेक्शन 65G आपको ऐसा टैक्स क्रेडिट देता है कि आप अगर आप एलिजिबल पर्सन हैं और आप एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जितनी आपने एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की होगी उसका 25% आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और अगर ये टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो ये अगले 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। बाकी क्रेडिट्स को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है। और ये लास्ट में होगा जस्ट हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप इसको लास्ट में करें ताकि अगर कुछ क्रेडिट रह भी जाए इसके एवज तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकें, बाकी को तो आप कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। सर जी वो जो आपने तरतीब बताई थी टैक्स क्रेडिट करने, वो पिछला तक वही अप्लाई होती है? जी बिल्कुल जी बेटा, ओके। इस लायबिलिटी से एक मिनट जी। मतलब एलिजिबल पर्सन है और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करे या तो किसी नए सेक्टर में या तो किसी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री में। देखें एलिजिबल पर्सन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, वो हम अलग से इंडस्ट्री वही है। एलिजिबल पर्सन कौन है? एलिजिबल पर्सन जो कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुड्स की या प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, या शिप बिल्डिंग कर रहा है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि 30 जून 2023 से पहले बना जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्लांट एंड मशीनरी बनाना जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं बाय यूजिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, उसको बने हुए 5 साल हुए। ये 2 लोग कौन है? एलिजिबल पर्सन। अगर ये 2 लोग कोई एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं, तो फिर उस जितने भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी उसका 25% क्रेडिट मिलेगा। ओके, मतलब अलग से नहीं है, ये उनकी एक्सप्लेनेशन है ये सारी की सारी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो आप बता रहे थे, अगर 5 साल से बुक करें, अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए तो फिर नहीं होगा, फिर एलिजिबल पर्सन नहीं रहेगा। सर ये टैक्स क्रेडिट एनटीआर, एसटी और एफटीआर ये सबके लिए होगा, सारे टैक्स क्रेडिट, ये सारे टैक्स क्रेडिट से माइनस होगा। 30 जून के बाद करते तो फिर एलिजिबल है ही नहीं। जी बेटा, ओके, याद रखो मसलन सारे, याद रखो प्रॉब्लम। अच्छा, नीचे एक पैराग्राफ लिखा है, फिलहाल इस पैराग्राफ को आप इग्नोर करें, ये सिर्फ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्रेडिट के साथ, इसको इग्नोर करें। चलिए इसको बेटा इंशाल्लाह हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। हमारे टैक्स क्रेडिट हो गए सारे के सारे खत्म। अब हमने एग्जम्पशंस के बारे में डिस्कस करना है कि एग्जम्पशंस आपकी क्या है।
ठीक है। और एग्जम्पशन का मतलब ये होता है कि आपका कौन कौन सी टैक्सेबल इनकम, यानी कौन कौन सी इनकम जो कि टैक्सेबल होनी चाहिए वो टैक्सेबल नहीं बल्कि माफ हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए बेटा आई के आपने एक दो दफा सवाल उसने पूछे हुए हैं, तो आप इसको जरा देख लीजिएगा।